कि एक बड़ा करोड़पति आदमी था, अरबपति आदमी था, उसकी एक इकलौती बेटी थी। उसने ऐलान कर दिया, अब एक करोड़पति खरबपति नॉर्मली थोड़े से दिमाग के खसके हुए रहते हैं। उसने ऐलान कर दिया कि मेरी इकलौती बेटी का हाथ मैं उसको दूंगा, उस नौजवान को दूंगा जो ये तालाब है ना, सबसे पहले तैर के पार कर लेगा। ऐसा कुछ भी ऐलान करते रहते हैं। अब करोड़पति अरबपति आदमी, इकलौती बेटी, लड़के लोग तो हमेशा टूटे पड़ते रहते हैं, ऐसे देखते रहते हैं। वो इंतजार में रहते कि ऐसा ऐलान कब हो रहा है। अब जो है मुकाबला शुरू हुआ। सब लड़के लोग यहां लाइन लगाए खड़े, उधर उस पार भी वहां पर जजेस लोग स्टॉप वॉच लेकर खड़े, सीटी बजी, सब लड़के कूद पड़े उसके अंदर, सब दौड़े बिल्कुल जान तोड़ के जो है वो तैर रहे। उसमें से एक लड़का जो था वो बहुत ही तेजी के साथ तैर रहा है, उठ पड़ा और वो पहुंच गया, सबसे पहले वही पहुंच गया। तो वहां पर वो जज लोग खड़े थे, उसके गले मिले, वाह वाह वाह, बहुत बहुत अच्छे, बहुत मुबारक हो, वेरी गुड, तुम फर्स्ट आए हो, तुम जो है अब ये करोड़पति आदमी की जो इकलौती बेटी है उसका हाथ तुमको दिया जाएगा, बहुत अच्छे, मुबारक हो। वो लड़का जो है वो हाँफते कांपते पूछता है, अरे हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ कि मुझे अंदर धकेला कौन था? कौन धकेला मेरे को तो तैरना भी नहीं आता है। क्या कहता है वो? मुझे तैरना भी नहीं आता है। बच्चों वो चैंपियन, बच्चों आप लोगों को भी पता नहीं है कि अल्लाह ताला ने आपके अंदर क्या कैपेसिटी रखी है। यू आर इन बिल्ड चैंपियन, आप चैंपियन हैं, आप इन बिल्ड डॉक्टर हैं, आप मेडिकल के जो हैं वो डॉक्टर पीजी हैं, आप इन बिल्ड हैं, आपको मालूम नहीं है। बच्चों, हमारी कौम के बच्चों की, नौजवानों की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि उन्हें अपनी अहलियत, उन्हें अपनी कैपेसिटी का अंदाजा नहीं है कि अल्लाह ताला ने क्या खूबियां, क्या सलाहियतें, क्या कैपेसिटी, क्या अहलियत उनके अंदर रखी है। कूद जाइए बच्चों, जिंदगी के ठाटे मारते हुए समंदर में, मुश्किलात के ठाटे मारते हुए समंदर में कूद जाइए, तैरना आ जाएगा आपको। यू आर द चैंपियन। आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा कि आपकी कैपेसिटी जो है वो क्या है, उसके लिए करना क्या है। बच्चों, मैं बता रहा हूं जस्ट कुछ मिनटों के अंदर, क्योंकि ये जब तक ही नहीं होते, ये आपका दिमाग, ये सुपर कंप्यूटर है, इससे बड़ा कोई कंप्यूटर नहीं है। 7 खरब सेल्स, खुलियात इंसानी दिमाग में होते हैं। सेल्स का मतलब समझे कि जिसमें न जाने कितनी मेमोरी स्टोरेज हो सकती है। 7 खरब, अरब नहीं कह रहा हूं, खरब। नुक्ते कितने होते हैं गिन लीजिए उसमें, इतनी कैपेसिटी इंसानी इसकी। लेकिन होता क्या है, हमारा ये दिमाग जो है ना, इज फुल ऑफ करप्शन। उसमें जो है मिलावट है, उसमें हमारी जो मेमोरी है, उस मेमोरी स्टोरेज में अंदर बातें घुसने के लिए जगह नहीं है। क्योंकि हमारे पास क्या है, खोट, कपट, हसद, जलन, गिबतें, साजिशें, ये सब इसमें भरा हुआ है। इसको खुरच कर निकाल दीजिए बच्चों, ताकि आपका ये सुपर कंप्यूटर जो है वो काम करने लगे। वो कैपेसिटी आपके अंदर है, वो सारी सलाहियतें आपके अंदर हैं। उसके लिए करना क्या है बच्चों, कुछ रिवायती बातें जो हैं उनको गलत साबित कर दो। एक रिवायती मुहावरा है कि जितनी बड़ी चादर उतने पैर फैलाओ। गलत साबित कर दो बच्चों उसको, उस मुहावरे को।
बच्चों, आप लोग आराम से सबसे पहले पैर फैला दो और उसके बाद में उतनी बड़ी चादर के इंतजाम में लग जाओ। जितनी बड़ी चादर उतने पैर फैलाओ। तो मेरे अब्बा की आमदनी महीने की 3,000 है, तो मैं कौन सा कोर्स करूंगा? तो गाड़ी रिपेयर करने का, टायर पंक्चर करने का वो कोर्स करूंगा। जितनी बड़ी चादर उतने पैर फैलाओ, उसका मतलब यह होता है। पैर फैलाओ आराम से बच्चों, और फिर उतनी बड़ी चादर के इंतजाम में लग जाओ। आज मौके हैं, सहूलियात हैं जो इससे पहले कभी नहीं थी। इसलिए इससे पहले वाले लोग जो हैं वो कहानियां सुनाते थे, उनको हक हासिल था। ठीक है, बोलेंगे आप क्या है? अरे वो क्या हुआ? देखो, किसी से पूछो भाई आप क्या हैं, क्या करते हैं, पहले जमाने के लोग तो क्या वो जवाब देते थे मालूम है? सुनो सुनो, बात ऐसा है कि मेरे चाचा ने मेरी जमीन हड़प कर ली, मेरे मामू ने मुझको कंगाल कर दिया, मेरे सब रिश्तेदार। अरे आप करते क्या हैं? अरे सुनो यार, मेरी कहानी बहुत दिलचस्प है। और फिर ऐसा हुआ गांव में मेरे साथ नाइंसाफी और ये। अरे आप करते क्या हैं? तो मैं इलेक्ट्रीशियन हूं। तो पहले बोलने का इलेक्ट्रीशियन हूं बोल के। तो क्या करते हैं जब पूछते हैं तो उससे पहले वो पूरी कहानी सुनाते थे। उनको सुनाने का हक भी था, इसलिए कि उस वक्त इतनी अवेयरनेस नहीं थी, बेदारी नहीं थी, जागृति नहीं थी। अब बच्चों सुन लो, और लड़के लोग खास तौर पर, आप लोगों की कहानी सुनने को किसी के पास टाइम नहीं है अभी, क्योंकि अभी बेदारी है, अभी अवेयरनेस है, जागृति है, आप सारी चीजों से वाकफियत रखते हैं। इसलिए अब आपकी कहानियां जो है वो कोई सुनेगा नहीं। बोलेंगे नहीं राम क्या है, मुझे मालूम नहीं था। एक बार मालूम हुआ होता ना तो मैंने क्या से क्या किया होता। अब क्या से क्या करो, क्या से क्या करने का मौका है। अब तो मालूम हो रहा है आपको। और उसके लिए वो जो हालात की डफली बजाते थे वो जमाना हवा हो गया। अब हालात की वजह से कभी किसी की पढ़ाई नहीं रुकती है बच्चों। आज ट्रस्ट मौजूद है हमारे कौम में जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट की स्कीमें हैं। आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करने जा रहे हैं, प्रोफेशनल कोर्स, माइनॉरिटी स्कॉलरशिप 25,000 रुपए ऑटोमेटिक कॉलेज में ही आ रही है। उसके अलावा मैं महाराष्ट्र की खाली बात कर रहा हूं, तो मौलाना आजाद फाइनेंशियल कॉरपोरेशन से आपको लोन मिल रहा है, और अब इजीली मिल रहा है। कोई रुकावटें, हम जैसे एक फर्जी बातें करते थे, ऐसा गारंटर लाओ, ये लाओ वो लाओ, उसके हल हैं। उसको सॉल्व करने वाले सोशल वर्कर्स हैं जो वहां पर दंडनाते हुए जाते हैं और पास करा के लेते हैं आपके लोन। ये हो रहा है। और किस हद तक? मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूं, खाली मेडिकल की इसकी बात नहीं है, एक एमबीए की बात कर रहा हूं। डॉक्टर भी एमबीए करते हैं ताकि किसी हॉस्पिटल के वो सुपरिंटेंडेंट बन जाएं। हिंदुस्तान का बेहतरीन एमबीए का कोर्स IIM अहमदाबाद से होता है। 2 साल का कोर्स है वो, और उसके हर साल की फीस है 11 लाख रुपए। 2 साल की फीस है 22 लाख रुपए। अब 22 लाख रुपए सुनकर ही आप ठंडे पड़ गए, है ना? कहां से लाएंगे 22 लाख रुपए? आप वो एग्जाम, कैट का एग्जाम, कॉमन एडमिशन टेस्ट, कैट का एग्जाम आप पास कर लीजिए, आपका 22 लाख रुपए का चेक तैयार है। मौलाना आजाद फाउंडेशन में ऐसे लोन मिलेगा आपको। अरे बोले लोन मिलेगा, कर्जा मिलेगा, कब पूरा वो आपका बैच का चक्र जो है वो शुरू होने से पहले आप कर्जा पूरा करेंगे उसका। क्यों? क्योंकि सेकेंड ईयर में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स से, बड़े बड़े एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज से डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स आपका इंटरव्यू लेने को आते हैं। तो आपका इंटरव्यू लेने को आते हैं, नहीं क्या करने को आते हैं मालूम है?
आपके हाथ पांव जोड़ने को आते हैं कि मेहरबानी करो और हमारे हॉस्पिटल में काम करने को आ जाओ, हमारी कंपनी में काम करने को आ जाओ। क्या बोलते हैं मुसलमान? नौकरी नहीं मिलती। यहां पर क्या हो रहा है कि डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं वो आपका इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं, हाथ पांव जोड़ने को आते हैं कि आप हमारे यहां पर काम करने को आ जाओ। देयर इज ऑलवेज वैकेंसी एट द टॉप। बच्चों, जिसके पास सलाहियत है उसके लिए वैकेंसी है हर जगह पर, वरना आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान में किसी भी कोर्स में किसी भी पोस्ट के लिए कहीं पर भी वैकेंसी नहीं है। यू हैव टू क्रिएट द वैकेंसी। आपको अपनी सलाहियत से वो वैकेंसी जो है वो क्रिएट करने की। मैं एमबीए की बात कर रहा था कि 22 लाख रुपए का भी चेक तैयार है। ऐसा ही मत समझिए कि ये हालात की वजह से जो है वो रुकावटें आती हैं। हालात के साथ में एक जोड़ते हैं हमारे यहां पर तासुब की बात, कि हमारे साथ में तासुब होता है सारी चीजों में वगैरह वगैरह। अब सुन लीजिए, 12 के बाद तो अंडर ग्रेजुएट जितने भी कोर्सेस हैं उसके जो भी एग्जाम्स हैं, उसके जो एग्जाम के पेपर हैं, वो कंप्यूटर का हाईली सेंसिटिव स्कैनर उसको स्कैन करता है। कंप्यूटर का पता नहीं है कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, कौन अमीर है कौन गरीब है, पता ही नहीं है उसको। उसमें ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बना भी नहीं है कि कंप्यूटर मालूम कर सके कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। तो आप वहां तक हम क्यों नहीं पहुंचते हैं? कोई भी चीज में आप आगे जाकर जब एमडी का एग्जाम देते हैं वहां पर वाइवा होता है, जबान दानी का एग्जाम है। आप बोलेंगे अरे मैं हमारा हिजाब देख के वो जो है एग्जामिनर जो थी वो गैर मुस्लिम थी तो उसने हमारे साथ में नाइंसाफी कर ली। वो बात का मरहला है। और वहां पर ऐसा होता नहीं है कि वहां पर चेक एंड बैलेंस जो है अब इतना अहसन तरीके से किया गया है, इतना बेहतर तरीके से किया गया है कि नाइंसाफी नहीं हो सकती है। मुकम्मल हिजाब में, मुकम्मल नकाब में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी भी थी जिसने एमडी का एग्जाम पास किया 2012 में। एमडी में अभी पहले एक एक यूनिवर्सिटी थी, मुंबई यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी, नागपुर वगैरह वगैरह, 19 यूनिवर्सिटियों को मिलाकर अब महाराष्ट्र में यूनिवर्सिटी बनी है, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस। उन 19 यूनिवर्सिटियों में मेडिकल के सबसे बड़े एग्जाम यानी एमडी में अल्हम्दुलिल्लाह हिजाब में, मुकम्मल हिजाब में रहते हुए मेरी बेटी ने एमडी में पूरे महाराष्ट्र में टॉप कर लिया। और वो हिजाब में थी। 4 पेपर रहते हैं 100-100 मार्क्स के ओरल एग्जाम, वो बोल सकते थे, कोई जवाब नहीं दी, 0 नंबर। हिजाब में ही एग्जाम दी उसने, क्योंकि नॉलेज जो है उसका जादू सबसे बड़ा जादू होता है। वो अगर है आप में तो कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस है, दुनिया जीत ली आपने, आप ये कर सकते हैं बच्चों। तो तासुब की जो बातें हैं ये होगा। हमारे बच्चे जाते हैं इंटरव्यू के लिए, बोलते हैं वो मेरा फाइल पे नाम देख के ही बाहर भेज दिया, अब्दुल कादिर देखा बाहर भेज दिया। ऐसा नहीं, तासुब होता है कि दैट इज रीजन नंबर 10। वो 10वीं वजह जिसकी वजह से जॉब नहीं मिलते, मुलाजमत नहीं मिलती, दैट इज रीजन नंबर 10। पहले 9 रीजन क्या है, उसमें हमको अगर कॉन्फिडेंस है तो खत्म हो जाएगी बात। जैसे मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि इससे रिलेटेड ही सब सारी चीजें हैं। नंबर 1, पहली वजह यह होगी कि आप जो हैं, आप जिस सब्जेक्ट में, जिसमें आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, उस सब्जेक्ट में आपको मास्टरी नहीं होगी। नंबर 2,
वो भरपूर नॉलेज आपके पास में नहीं होगा जो वो सामने वाला आदमी जो है वो चाहता है। नंबर 3, आप में कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। आपके पास नॉलेज बहुत है लेकिन आप उस बात को उस तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। नंबर 4, आप चाह रहे हैं 50,000 रुपए का जॉब मिले महीने का, सामने वाला बैठा हुआ जो है टेबल के उस पार बैठा हुआ वो मुसलसल ये सोचे जा रहा है कि इस आदमी से, इस कैंडिडेट से क्या मेरी कंपनी को, मेरे हॉस्पिटल को 5 लाख रुपए का फायदा हो जाएगा हर महीने को, तो मैं इसे 50,000 रुपए दूंगा। आप अपने अंदाज में सोच रहे हैं कि मुझे 50,000 का जॉब मिलना चाहिए, वो सोच रहा है कि मेरी कंपनी को, मेरे हॉस्पिटल को 5 लाख का हर महीने का फायदा होना चाहिए। वो आप उसको भरोसा नहीं दिला पा रहे हैं। ये सारी चीजें वो बातों से आप में जो है मालूम हो रहा है कि ये फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। ये बच्चा जो है वो मायूसी का शिकार है। ये सब होता है तो उसके बाद में हमको जॉब जो है वो ढूंढने पड़ते हैं जा जाकर। तो ये तासुब और ये सारी चीजें ये जब जो हैं इसमें मत ये कीजिए। आ जाइए अब सीधा मेडिकल के ऊपर। मेडिकल के लिए नीट का एग्जाम, हम उसके ताल्लुक से बात करेंगे। नीट के एग्जाम के ताल्लुक से यहां पर होता क्या है कि सही एंगल से, सही तरीके से पढ़ाई होती नहीं है। पहले एसएससी के बाद बदबख्ती हमारी यह है कि आज भी हमारी मुस्लिम बस्तियों में एसएससी को ही एक बहुत बड़ी मंजिल समझी जाती है कि एसएससी में पास हो गए, बहुत ही अच्छे नंबर मिले तो जो है एक बहुत बड़ी कामयाबी हमारी सोसाइटी में, समाज में हुई है। वो क्या है एसएससी क्या है? देखिए अभी ये जो बिल्डिंग बनी है, इस बिल्डिंग बनाने के लिए इन्होंने पहले एक नींव, बुनियाद बनाए, उसके ऊपर वो बिल्डिंग खड़ी हुई। ऐसे ही बिल्डिंग कैसे चिपकाई गई नहीं हो, बुनियाद है उसकी। एसएससी जो है आपकी जिंदगी के सारे करियर जो हैं उसकी बुनियाद है। अब बुनियाद बना लेते हैं, उसके ऊपर बिल्डिंग बनाना भूल जाते हैं। बिल्डिंग आपका करियर है, वो नहीं होती है। और इसलिए हमारी बस्तियों में 10वीं और फिर किसी हद तक 12वीं जो है उसको बहुत बड़ी कामयाबियां समझी जाती हैं। बच्चों, हकीकत यह है 10वीं में आपके पास प्रैक्टिकल्स के मार्क्स थे, वो आपको फुल दिए गए। ओरल एग्जाम्स थे, फुल मार्क्स दिए गए। ओरल एग्जाम का मकसद क्या था कि जो बच्चा जो लिख रहा है क्या उसको बोल भी पाता है, बोलता भी है। मकसद खत्म कब हो गया कि एक बच्चा जिसने जबान नहीं खोली उसको 20 में से 20, ये जबान नहीं खोली मतलब इसके फेल होने के वादे हैं, ये पास ही नहीं होने वाला है, तो इसको 20 में से 20 दे दो, तो वो मकसद ही खत्म हो गया। ये जो हैं कई सारी बातें, और इसकी वजह से जो हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं वो फ्रैक्चर रिजल्ट्स हैं, वो टूटे फूटे रिजल्ट्स हैं। मैंने अपने कॉलम में जो शामनामा में लिखता हूं हर जुमेरात को, मैंने 3 किस्तों में लिखा था इन रिजल्ट्स के ताल्लुक से कि अभी हमको हकीकत पसंद बनना है। क्योंकि जब भी कभी गवर्नमेंट जागेगी और ये जो बैसाखियां हैं ओरल एग्जाम्स की, प्रैक्टिकल एग्जाम्स की वगैरह वगैरह जब निकल जाएंगी और तब हमारी बस्तियों में कोहराम मचेगा कि रिजल्ट खराब हो रहे हैं। बच्चों, सिर्फ और सिर्फ मेहनत के जरिए से कामयाबियां हासिल करने का सलीका सीखो। समझ गए? तो बात हो रही थी कि ये मेडिकल एग्जाम्स के ताल्लुक से भी जो है वो कंप्यूटर का हाईली सेंसिटिव स्कैनर आपके पेपर चेक करता है।
वहां पर कोई पार्शियलिटी, किसी किस्म का तासुब, किसी किस्म की जानिबदारी या गैर जानिबदारी वाला मामला नहीं होता है, सिर्फ मेहनत का बोलबाला होता है। अब उसके लिए हमको क्या करने का है, मैं प्रैक्टिकल बातें, उससे जुड़ी हुई जो साइकोलॉजिकल बातें हैं उनको भी मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं।